की शुरुआत साल 1968 से होती है। दो युवा लड़कियां और उनकी दोस्त एक घर में बैठी होती हैं। वे बहुत डरी हुई दिखाई देती हैं। उनके सामने बैठे हैं मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और उनकी पत्नी लोरेन वॉरेन। दोनों सालों से भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं की जांच करते आ रहे हैं। लड़कियां उन्हें एक गुड़िया दिखाती हैं, एक साधारण सी दिखने वाली रैगडी एन डॉल, लेकिन उनके अनुसार यह डॉल बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसका नाम था एनाबेल। लड़कियां बताती हैं कि कुछ समय पहले तक यह गुड़िया बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अचानक अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। कभी डॉल अपने आप जगह बदल लेती, कभी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती, कभी कागज पर अजीब संदेश लिखे मिलते जिन पर लिखा होता हेल्प अस, यानी हमारी मदद करो। शुरुआत में लड़कियों को लगा कि यह किसी आत्मा का काम है, लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगीं, तब उन्होंने एक माध्यम को बुलाया। माध्यम ने बताया कि इस घर में एक छोटी लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम एनाबेल था। वह अकेली थी और गुड़िया में रहना चाहती थी। लड़कियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने आत्मा को गुड़िया में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। एड वॉरेन लड़कियों की पूरी बात सुनने के बाद गंभीर हो जाते हैं। वह कहते हैं, आत्माएं किसी खिलौने या वस्तु में प्रवेश नहीं करती। वास्तव में वह कोई मासूम बच्ची नहीं थी। वह एक दुष्ट शक्ति थी, एक शैतानी सत्ता जिसने लड़कियों को धोखा दिया था। उसका उद्देश्य सिर्फ उनके घर में प्रवेश करना था। एड और लोरेन गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। उसे एक विशेष कांच के बक्से में बंद कर दिया जाता है, जहां पहले से कई शापित वस्तुएं रखी होती हैं, और यहीं से फिल्म की मुख्य कहानी शुरू होती है। अब कहानी पहुंचती है साल 1971 में। एक बड़ा परिवार एक नए घर में रहने आता है। यह परिवार है पेरोन परिवार। परिवार में है रोजर पेरोन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां। सभी बहुत खुश हैं। उन्होंने एक बड़ा फार्म हाउस खरीदा है। घर काफी पुराना है, चारों तरफ घना जंगल है, लेकिन कीमत कम होने के कारण उन्होंने यह घर खरीद लिया। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, सभी उत्साहित हो जाते हैं। बच्चियां दौड़कर अपने कमरे चुनने लगती हैं, लेकिन परिवार का पालतू कुत्ता सैडी अजीब व्यवहार करने लगता है। वह घर के अंदर जाने से मना कर देता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है, मानो उसे किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। उस समय किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। रात हो जाती है। सभी लोग नए घर में अपनी पहली रात बिताने की तैयारी करते हैं। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले छोटी बेटी एंड्रिया को लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। वह आवाज का पीछा करती है। उसे एक अजीब सी बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह बिल्ली अचानक गायब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ चली गई। दूसरी तरफ कैरोलिन घर में सामान व्यवस्थित कर रही होती है। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे छत पर चल रहा हो। वह खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रोजर उसे समझाता है कि पुराना घर है, आवाजें आना सामान्य बात है, लेकिन कैरोलिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। उस रात एक और अजीब बात होती है। सभी घड़ियां अचानक रुक जाती हैं, और रुकने का समय होता है। ये वही समय था जो आगे चलकर इस घर का सबसे डरावना रहस्य बनने वाला था। अगली सुबह एंड्रिया अपने कुत्ते सैडी को ढूंढने बाहर जाती है। वह उसे बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह करीब पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैडी मर चुकी होती है। उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती है। परिवार पूरी तरह टूट जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन दर्शक समझने लगते हैं कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। दिन बीतने लगते हैं और अजीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं। कैरोलिन के शरीर पर हर सुबह नीले काले निशान दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो, लेकिन उसे याद नहीं होता कि ये निशान आए कैसे। घर में अजीब बदबू फैल जाती है। कभी अचानक ठंड बढ़ जाती है, कभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। एक रात एंड्रिया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर कोई मौजूद है। वह आंखें खोलती है और देखती है कि वही रहस्यमयी बिल्ली उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार बिल्ली किसी और चीज को देख रही होती है, ऐसी चीज जिसे एंड्रिया नहीं देख सकती। बिल्ली अचानक फुफकारने लगती है और कमरे से भाग जाती है। एंड्रिया डर जाती है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात कैरोलिन को नीचे बेसमेंट से खरोंचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से दरवाजे को नाखूनों से नोच रहा हो। पहले वह सोचती है कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज इतनी भयानक होती है कि उसके शरीर में डर दौड़ जाता है। वह धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है। आवाज अचानक बंद हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है।
कैरोलिन टॉर्च जलाकर दरवाजे के नीचे रोशनी डालती है और उसी क्षण उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ऐसी आंखें जो इंसानी नहीं लगती। कैरोलिन चीख पड़ती है। वह दरवाजे को बंद कर देती है और उसे लकड़ी से अटका देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ बहुत भयानक मौजूद है, लेकिन उसका पति रोजर अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि कैरोलिन तनाव में है और यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जल्द ही पूरा परिवार उस सच्चाई का सामना करने वाला था। दिन बीतते जाते हैं और घर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना होने लगता है। हर सुबह कैरोलिन के शरीर पर नए नए नीले निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात में उसे बुरी तरह पीटा हो, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उधर उसकी बेटियां भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगती हैं। एक रात नैन्सी अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। वह डरते हुए कमरे में नजर दौड़ाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर पड़ती है और अगले ही पल उसका दिल दहल जाता है। उसे लगता है कि कुर्सी के ऊपर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा होता है। नैन्सी डर के मारे हिल भी नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह दोबारा ध्यान से देखती है, वहां कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन वास्तव में वह भ्रम नहीं था। वह इस घर में रहने वाली दुष्ट आत्मा थी। उधर छोटी बेटी सिंडी भी लगातार डरावने सपने देखने लगती है। वह रात में नींद में चलने लगती है। एक रात वह सोते सोते घर के एक पुराने अलमारीनुमा हिस्से के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी बहन अप्रैल उसे देख लेती है। जब वे अलमारी खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिंडी बार बार कहती है, कोई मेरे पीछे खड़ा है। यह सुनकर सभी डर जाते हैं। अब घटनाएं इतनी बढ़ चुकी थीं कि कैरोलिन मदद लेने का फैसला करती है। वह एक यूनिवर्सिटी में आयोजित पैरानॉर्मल सेमिनार में जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एड और लोरेन वॉरेन से। एड और लोरेन वर्षों से भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं की जांच कर रहे थे। कैरोलिन पूरी कहानी उन्हें बताती है। वह अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाती है और बताती है कि उसका परिवार किस डर में जी रहा है। लोरेन उसकी बातें सुनते ही समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। इसलिए एड और लोरेन पेरोन परिवार के घर जाने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद एड और लोरेन उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं। जैसे ही लोरेन घर के अंदर कदम रखती है, उसे अजीब ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि लोरेन के पास आत्माओं को महसूस करने की विशेष क्षमता होती है। वह तुरंत समझ जाती है कि इस घर में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि कई आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक आत्मा बाकी सभी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। घर की जांच शुरू होती है। एड अपने उपकरण लगाता है, कैमरे, तापमान मापने वाली मशीनें और आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरण। धीरे धीरे उन्हें घर का भयानक इतिहास पता चलने लगता है। पता चलता है कि यह जमीन सदियों पुरानी है और यहाँ पहले कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। कई लोगों ने आत्महत्या की थी, कुछ बच्चों की हत्या हुई थी और कुछ लोग बिना किसी कारण गायब हो गए थे। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे एक नाम बार बार सामने आता है, बाथशीबा शेरमन, एक औरत जो बहुत साल पहले इसी जमीन पर रहती थी। गांव के लोगों को शक था कि वह जादू टोना करती थी। कहा जाता था कि वह शैतान की पूजा करती थी। एक दिन उसके बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई और लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी। इसके बाद बाथशीबा एक पेड़ के नीचे गई। उसने शैतान के नाम पर अपनी आत्मा समर्पित की और फिर उसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने इस जमीन को शाप दिया था और कहा था कि जो भी उसकी जमीन पर रहेगा वह उसे नष्ट कर देगी। यह सच जानकर कैरोलिन और उसका परिवार भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास घर छोड़ने का भी विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। उसी रात एड और लोरेन घर में कैमरे लगाकर निगरानी शुरू करते हैं और तभी फिल्म का एक बेहद डरावना दृश्य आता है। रात के समय सभी बच्चे एक खेल खेल रहे होते हैं। इस खेल का नाम था हाइड एंड क्लैप। इस खेल में एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और बाकी लोग छिप जाते हैं। फिर छिपे हुए लोग अपने हाथों से 2 बार ताली बजाते हैं, जिससे खोजने वाले को उनकी दिशा का अंदाजा हो सके। कैरोलिन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वह पूरे घर में बच्चों को ढूंढ रही होती है। अचानक उसे अपने पीछे 2 तालियों की आवाज सुनाई देती है। वह मुस्कुराते हुए आवाज की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि उसकी कोई बेटी वहां छिपी हुई है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसके बिल्कुल कान के पास अंधेरे से 2 हाथ निकलते हैं और धीरे धीरे ताली बजाते हैं। कैरोलिन डर से चीख पड़ती है,
क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं था। अब यह साफ हो चुका था कि बाथशेबा की आत्मा पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो रही थी और उसका अगला निशाना था कैरोलिन, क्योंकि बाथशेबा को माताओं से नफरत थी और वह हर उस माँ को मारना चाहती थी जो अपने बच्चों से प्यार करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बाथशेबा का प्रभाव कैरोलिन पर बढ़ने लगता है। वह कमजोर होने लगती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। कभी कभी उसकी आंखों में अजीब गुस्सा दिखाई देता है और लोरेन समझ जाती है कि आत्मा उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। एक रात लोरेन घर के बाहर खड़ी होती है, तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसे पेड़ के ऊपर बाथशेबा की लाश दिखाई देती है, वही पेड़ जहां उसने आत्महत्या की थी। लेकिन अगले ही पल वह लाश गायब हो जाती है और लोरेन जमीन पर गिर जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये एक शक्तिशाली शैतानी सत्ता थी। स्थिति दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी। बाथशेबा अब सीधे परिवार पर हमला करने लगी थी। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो कुछ बहुत भयानक होने वाला था। धीरे धीरे बाथशेबा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। कैरोलिन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसी प्यार करने वाली माँ नहीं रही थी। कभी वह घंटों तक एक कोने में बैठी रहती तो कभी बिना किसी वजह के गुस्से में आ जाती। लोरेन समझ चुकी थी कि बाथशेबा अब उसके शरीर और दिमाग पर नियंत्रण बनाने लगी है। एक रात अचानक घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, कमरों के अंदर जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं, बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तभी सबसे छोटी बेटियां अचानक गायब हो जाती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। इसी दौरान एड और लोरेन को पता चलता है कि कैरोलिन पूरी तरह बाथशेबा के कब्जे में आ चुकी है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और मौजूद हो। बाथशेबा कैरोलिन के शरीर का इस्तेमाल करके उसकी अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। यही वह पल था जिसका लोरेन को डर था। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एड तुरंत फैसला करता है कि अब एक्सोर्सिज्म यानी आत्मा निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालांकि चर्च से आधिकारिक अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कैरोलिन को कुर्सी से बांध दिया जाता है। जैसे ही एड प्रार्थना शुरू करता है, पूरा कमरा कांपने लगता है। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। बाथशेबा पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। कैरोलिन की आवाज बदल जाती है। वह अजीब भाषा में बोलने लगती है, कभी जोर जोर से हंसती तो कभी चीखने लगती। बच्चों के लिए यह सब देखना बेहद डरावना था। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि बाथशेबा जीत जाएगी। कैरोलिन अपने बंधनों को तोड़ देती है और अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी लोरेन को एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। उसे याद आता है कि कैरोलिन अपने परिवार से कितना प्यार करती है। वह जोर जोर से उसे उसकी सबसे खूबसूरत यादें याद दिलाने लगती है। वह उसे समुद्र किनारे बिताया हुआ वह दिन याद दिलाती है जब पूरा परिवार खुश था, जब उसके बच्चे उसकी दुनिया थे। धीरे धीरे कैरोलिन के अंदर छिपी असली माँ जागने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय एड अपनी प्रार्थना जारी रखता है। बाथशेबा कमजोर होने लगती है और फिर एक भयानक चीख के साथ वह कैरोलिन के शरीर से बाहर निकल जाती है। अचानक पूरा कमरा शांत हो जाता है। कुछ सेकंड पहले जो तूफान जैसा माहौल था वह पूरी तरह खत्म हो जाता है। कैरोलिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। इस बार वह सामान्य थी। वह अपने बच्चों को पहचान लेती है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगा लेता है। आखिरकार उनका सबसे बुरा सपना खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद एड और लोरेन अपने घर लौट जाते हैं। वे इस केस को अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मामलों में से एक मानते हैं। उनके संग्रहालय में पहले से ही कई शापित वस्तुएं रखी हुई थीं और अब इस केस की याद भी हमेशा उनके साथ रहने वाली थी। फिल्म के अंतिम दृश्यों में कैमरा धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाता है जहां कांच के बक्से में बंद एनाबेल गुड़िया रखी हुई होती है। कैमरा उसी पर रुक जाता है, मानो यह इशारा कर रहा हो कि अंधेरी शक्तियों की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। और इसी के साथ द कंजूरिंग की कहानी समाप्त होती है।